बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। अब है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर, सोशल मीडिया का दौर, और एक ऐसा दौर जिसमें कही हुई बात ज़ाय नहीं होती, कहीं उसका उसका वीडियो, उसका विजुअल मौजूद रहता है। और अब एक नया ट्रेंड आ चुका है पिछले कुछ अर्से में, और वो ट्रेंड है जलसों के अंदर पुराने क्लिप्स चलाने का ट्रेंड। यानी टीवी चैनल्स तो चलाते ही थे और अभी भी चलाते हैं, सोशल मीडिया पे भी पुराने क्लिप्स आते हैं, लेकिन इमरान खान ने कुछ अर्सा पहले जलसों में क्लिप्स चलाने का जो ट्रेंड मुतारिफ कराया था कि जिसमें वो नवाज़ शरीफ के क्लिप्स चलाया करते थे, मरीम नवाज़ के क्लिप चलाते थे जिसमें वो कहते थे मेरी लंदन में तो क्या, यहाँ पर भी कोई, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। हुसैन नवाज़ के क्लिप चलाया करते थे, हाँ वो प्रॉपर्टी मेरी हमशीदा की है। तो इस तरह का जो ट्रेंड मुतारिफ करवाया था, तो इससे अब लगता है कि जो आइंदा इलेक्शन होंगे उसमें जलसों में क्लिप्स चला करेंगे। और अब जो मैं क्लिप आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये किस जलसे में चलेगा, ये किस हलके में चलेगा। ये क्लिप चलेगा जनाब राजा रियाज साहब के हलके में। और राजा रियाज साहब जो हैं, उनके मुखालिफ जो भी उम्मीदवार खड़ा होगा वो इनका, चाहे वो पीटीआई का हो या ना हो, लेकिन जो भी राजा रियाज के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहा होगा वो ये क्लिप डाउनलोड करके रख ले। और आई एम श्योर वो खुद ही, उनको ख्याल आ गया होगा या वो आ जाएगा और वो ये क्लिप राजा रियाज के जलसे में ज़रूर चलाएंगे। और ये क्लिप जो है वो आज शहजाद इकबाल ने अपने शो में चलाया है। ज़रा देखें, आपको पता चलेगा कि राजा रियाज साहब नवाज़ शरीफ के बारे में, नून लीग के बारे में क्या कहते रहे हैं। जब नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ने होंगे और उनके मुकाबले में जलसे में ये क्लिप चल रहा होगा, तो सोचें क्या इम्पैक्ट होगा। ज़रा सुने। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के सबसे बड़े करप्ट सियासतदान हैं। ये अरबों के सासे जो मियां नवाज शरीफ के आज हैं, मियां बरादरान करप्शन के मास्टरमाइंड हैं। छोटे मोटे चोर नहीं, बहुत बड़े चोर हैं। ये हर काम में डाका डालते हैं, ये डाकू हैं। मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के काले करतूत की वजह से आज कौम के सामने है, और ये कातिल हैं पंजाब के अवाम के। ये एक आमर की पैदावार है, इनका ज़हन भी आमराना है, और ये वन मैन शो के आदी हैं। मेरा नाम भी राजा रियाज नहीं। अगर लाहौर की सड़कों पर मैं आपको घसीटूं ना, मैं तुम्हें घसीट के और असेंबली के सामने संसार ना करूं। वो मुफाद परस्त लोग हैं और अपने मुफाद के लिए वो गए थे नून लीग में। सियासी लोटे हैं, जिस तरफ उन्हें अट्रैक्शन नजर आएगी, जिस तरफ उन्हें फंड्स, अपने जाती मफाद या अगली सीट नजर आएगी, वो उस तरफ जाएंगे। जितने मिसाइल इन्होंने हमें दिए हैं, जिस तरह इन्होंने खजाना लूट के सारा खजाना खाली किया हुआ है, पीआईए को तबाह किया हुआ है, इसी तरह स्टील मिल को इन्होंने तबाह किया, लूट के खा गए। नवाज शरीफ की स्टील मिल हर साल नया बच्चा देती है, पाकिस्तान की स्टील मिल जो है वो बंद पड़ी है। तो ये इनकी कारकर्दगी है। इस तरह पाकिस्तान की तारीख में एक आदमी आज तक 70 सालों में इस तरह बाहर नहीं गया जिस तरह नवाज शरीफ साहब गए हैं। राजा साहब, आप कह रहे हैं कि डील करके बाहर गए हैं? डील करके बाहर गए, मैं शर्त लगा के ये बात कहता हूं। तो ये डील करके बाहर गए, शर्त लगा के कहता हूं। और जो वो डील करके गए हैं उन्हीं से मिलने के लिए ये आज डील करने गए हैं। फिर ये कहते हैं कि जी ये लोटे जो नून लीग में जाते हैं, ये लोटे हैं, करप्ट लोटे हैं, आज खुद उनके पास चले गए हैं। और ये जिनको कहते थे कि ये इनकी स्टील मिल्स हर दफ़ा हर साल नया बच्चा देती हैं और ख़ुद ये इन्होंने करप्शन का माल बना बना के बाहर जायदादें बना ली हैं, वही राजा रियाज साहब नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर गए हैं। क्या कहेंगे? कोई ज़मीर हो, कोई आपका कोई कैरेक्टर हो, या आप किसी को जवाब दें हों, तो ये बातें आप इसका जवाब दे सकें ना। अच्छा, अब ये तो चलें, आपने सुन लिया। अब असल बात यह है कि जो अगला इलेक्शन लड़ा जाना बयानियों पर, और आपका बयानिया ही अगर ना खड़ा हो पा रहा हो और वो कहीं स्टैंड ना कर रहा हो, तो कितना बड़ा मसला होगा। मसलन आपको याद होगा कि जो जुलाई के इलेक्शन हुए थे 17 जुलाई को, उस जुलाई के इलेक्शंस में नून लीग ने अपनी बदतरीन शिकस्त की जो वजह बयान की थी वो ये थी, उन्होंने कहा था कि हम इसलिए हार गए हैं कि हमने अपने बंदों को इलेक्शन टिकट नहीं दिया, और चूंकि टिकट हमने मुनहरिफ लोगों को दिया है जो नून लीग में पीटीआई से आए हैं मुनहरिफ होकर, इस वजह से हम हार गए हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये लोटों को टिकट देने की वजह से हम हारे हैं, लोटों को दोबारा टिकट नहीं देंगे। ये उन्होंने बयानिया बनाया था 17 जुलाई के इलेक्शन हारने के बाद, और कहा था कि जी हम अपने लोगों को नज़रअंदाज करने की वजह से हुआ। अब आपको पता है कि जिस हलके में राजा रियाज ने इलेक्शन लड़ना है, वो हलका जो है वो राना अफजल साहब का हल्का हुआ करता था, और उनके बेटे राना एहसान अफजल वहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। लेकिन राना एहसान अफजल को छोड़ के जो इनके वालिद जो है वो बरस से नून लीग के साथ रहे हैं, उनकी बजाय एक लोटे को टिकट दिया जाएगा राजा रियाज साहब को।
तो अब ये जो बयानिया है कि मरीम नवाज़ का कि लोटे को टिकट नहीं देंगे, वो कहाँ स्टैंड करेगा। ये मरीम नवाज़ को भी ज़रा आप सुन लीजिए, उन्होंने लोटों के बारे में माजी में क्या कुछ फरमाया है, सुनिए ज़रा। नोटों का घेराव करेंगे इंशाल्लाह, नोटों को छुपने की जगह नहीं देंगे। ये नोटें जब जब अपने हलकों में जाएं, इनको ये एहसास दिलाओ कि ये कितना बड़ा जुर्म करके आए। मैं हाथ जोड़कर अपनी जमात से भी ये अर्ज करूंगी कि आइंदा किसी लोटे को टिकट नहीं देंगे, किसी लोटे को टिकट नहीं देंगे। मेरे साथ ये वादा करो कि नोटों को वोट नहीं दोगे, क्योंकि नोटों की जगह बाथरूम्स में है, नोटों की जगह बाथरूम में है। तो लोटे की जगह बाथरूम में है, किसी लोटे को टिकट नहीं दिया जाएगा। अब ये क्लिप्स भी जब जलसों में चलेंगे और जो जो लोटे होंगे उनके मुखालिफ तो इलेक्शन लड़ेंगे, तो जो इनके मुखालिफिन इलेक्शन लड़ेंगे वो लोटों के जलसों में ये क्लिप चलाया करेंगे मरीम नवाज़ का और कहेंगे देखो। तो ये अगला इलेक्शन जो है वो उसी ट्रेंड पर होगा जो इमरान खान ने PTI ने मुतारिफ कराया था कि जलसों में इलेक्शन में जलसों में जो है वो क्लिप चला करें। अब अगले इलेक्शन में जब ये मरीम नवाज़ का क्लिप चलेगा और हर उस लोटे के जलसे में चलेगा जो नून लीग में आया हुआ है PTI छोड़ के, तो सोचें कि इलेक्शन कैसा होगा उनके मुखालिफिन जो है वो जब ये क्लिप चला रहे होंगे। तो देखें, मैं वही कह रहा था अभी कि ये बुनियादी तौर पर ये बयानिए का इलेक्शन है और बयानिया जो बनाने की कोशिश की जा रही है वो रोज़ बयानिया पिट रहे हैं। अब ये बयानिया भी पिट गया, वो जो नवाज शरीफ साहब बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2017 जो है वो बड़ा ज़बरदस्त था और मैं 2017 में आपको वापस लेकर जाऊंगा, 2017 से तरक्की का सफ़र शुरू करूंगा, वो बयानिया पहले ही पिट चुका और उसमें उसको पजीराई मिलने का पहले ही इम्कान कोई नहीं है। और उसकी वजह यह है कि इस वक्त लोग महंगाई से, बिजली के बिलों से और 16 माह की कारकर्दगी से इतना परेशान और तंग हैं कि वो किसी बात पे यकीन करने को तैयार नहीं है। और वो कहते हैं कि जी 16 महीने में, बड़ा सही मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने जो परसों कहा है, ये मैं पहले भी कहा करता था, आपको याद होगा यही एग्जैक्टली ये जुमला, लेकिन मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर के जुमले को ज़्यादा पजीराई मिली है जिसकी मुझे खुशी है। लेकिन वो ये कह चुके हैं कि और मैं भी ये कह चुका हूँ कि अगर कोई फार्मूला आपके पास था तरक्की का जो नवाज शरीफ के पास है, जो उन्होंने आगे अप्लाई करना है, तो वो फार्मूला शहबाज शरीफ को क्यों नहीं दिया। और नवाज शरीफ ने मुआशी तरक्की का फार्मूला तो इसहाक डार के ज़रिए ही प्रेजेंट करना ना। नवाज शरीफ को खुद तो कोई सेंस नहीं है मईशत की, वो तो इसहाक डार के ज़रिए इसको चलाते हैं। तो इसहाक डार तो अब भी आ गए थे, तो वो इसहाक डार जो नवाज शरीफ के दौर में परफॉर्म करेंगे आगे 2024 में या 23 में, 24 के इलेक्शन में के बाद, तो वो इस दफ़ा उन्होंने शहबाज शरीफ की हुकूमत में क्यों परफॉर्म नहीं किया, ये सवाल है। यानी वो फार्मूले जो इसहाक डार ने 2024 में लगाने हैं वो अब क्यों नहीं लगाए। तो ये कौम को बस बेवकूफ़ बनाने की बात है। असल में इसहाक डार की पटारी में कुछ बचा नहीं है, वो पुराने फार्मूले अब चल नहीं रहे। अच्छा जी, खैर ये तो हो गया। एक और चीज़ काजी फैसल साहब के हवाले से आज ये दिन में चलती रही कि उन्होंने अब जो दावतनामे दिए गए थे उसमें लिखा था कि काजी फैसल से हाथ ना मिलाया जाए। काजी फैसल साहब हाथ क्यों नहीं मिलाते। कुछ दिन पहले जब फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ था, फुल कोर्ट रेफरेंस में सारे जजेस शरीक होते हैं और उसके बाद फिर मीडिया पर्सनस और वकला एक लॉबी में इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पर चाय का एहतमाम किया जाता है और वहाँ पर जजेस के साथ मीडिया के लोगों का इंटरेक्शन भी होता है, वकला का इंटरेक्शन भी होता है। जजेस के साथ कुछ लोग तस्वीर भी बनवाते हैं, थोड़ी फॉर्मल सी गपशप भी हो जाती है और वहाँ पर जो है वो काजी फैसल साहब मौजूद थे। इस दफ़ा चूँकि काजी फैसल साहब आने वाले चीफ जस्टिस थे और उमर अता बंदयाल साहब जाने वाले चीफ जस्टिस थे, तो सबकी तवज्जो का मरकज़ यही दो जजेस थे, बल्कि ख़ास तौर पर काजी फैसल। तो चूँकि आप हमारे यहाँ आपको पता है कि चढ़ते सूरज को सलाम पेश किया जाता है, तो बहुत सारे लोग शौक में काजी फैसल साहब के हुजूर पेश होकर हाथ बढ़ा देते थे और सलाम करने की कोशिश करते थे, हाथ मिलाने की कोशिश करते थे। और जब वो कोशिश करते थे तो उन्होंने पीछे अपना एक साथी जिसने हाथ में मोबाइल पकड़ा होता था उसको वो उन्होंने अलर्ट किया होता था। मकसद ये होता था कि जैसे ही मैं काजी फैसल से हाथ मिलाऊंगा, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हाथ मिलाऊंगा, तुमने क्लिक कर देना है, तो मेरी ये तस्वीर एक चीफ जस्टिस के साथ तस्वीर मेरी रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगी और मैं उसको फिर अपने फोरम्स पे, सोशल मीडिया पे, अपने फोरम्स पे, अपनी लॉ फर्म में मुख्तलिफ जगह पर बेचता रहूँगा और बताऊँगा कि ये देखो मैं वकील हूँ और मेरा काजी फैसल साहब के साथ इतना अच्छा ताल्लुक है, इससे तुम्हारा केस लड़ने के लिए मैं सबसे ज़्यादा सूदमंद हूँ, सबसे ज़्यादा सूटेबल आदमी हूँ। तो काजी फैसल साहब के सामने जब कोई वकील हाथ बढ़ाता था, काजी फैसल साहब ऐसे सीने पर हाथ रख के यूँ जवाब दे देते थे।
बाज़ लोग इंसिस्ट करते थे दूसरी मरतबा या तीसरी मरतबा भी हाथ यूँ करते थे, तो काजी फ़ैसल साहब जो हैं वो 2-3 दफ़ा यूँ कर देते थे, यानी कि तुम जितना मर्जी जोर लगाओ मैं तुम्हें हाथ नहीं मिलाऊंगा। जिन लोगों के साथ काजी फ़ैसल की बेतकल्लुफ़ी थी उनसे उन्होंने मजाक में ये भी कहा, जो कि मैं वहाँ पर मौजूद था, मैंने खुद सुना। उन्होंने कहा कि मजाक में कहा, ऑब्वियसली ये बात संजीदा नहीं थी, उन्होंने कहा कि आप ख़वातीन से हाथ क्यों नहीं मिलाते, और अगर आप आर्टिकल 25 को देखें तो उसके मुताबिक तो सब एक जैसे हैं, तो फिर आपको काजी फ़ैसल साहब ने कहा कि फिर आपको ख़वातीन से भी हाथ मिलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब आप ख़वातीन से हाथ मिलाएंगे तो फिर मैं भी आपसे हाथ मिला लूँगा। हंसते हंसते 2-3 लोगों को उन्होंने ये बात बताई, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब को ने जब हाथ बढ़ाया और उनसे हाथ मिलाने से इनकार किया काजी फ़ैसल साहब ने, उनको उन्होंने संजीदगी से कहा कि जब से एक्चुअली मैं कोविड से निकला हूँ तब से मैंने ये फ़ैसला किया था कि मैं किसी से हाथ नहीं मिलाऊँगा। तो लेकिन बहरहाल बहुत सारे लोगों को सुबकी होती है जब उनके आगे हाथ बढ़ाते हैं और काजी फ़ैसल साहब जो है वो हाथ नहीं मिलाते और उनको हाथ वापस करना पड़ता है। तो आप देखें कितनी एक हज़ीमत का सामना करना पड़ता है, कोई शख्स हाथ में बढ़ाता है और वो अब उसको फिर अपना हाथ मिलाए बगैर वापस करना पड़ जाए तो उसको बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो बहरहाल काजी फ़ैसल साहब जो हैं उनके हाथ ना मिलाने की लॉजिक यही है, वो समझते हैं कि कोविड के बाद से उन्होंने इसकी अपनी आदत बना ली और वो किसी से हाथ नहीं मिलाते। अगरचे कोविड के ज़माने में तो हम सबकी आदत हो गई थी, कोई हाथ बढ़ाता था तो हम ऐसे कर देते थे और हाथ नहीं मिलाते थे और सबको इस तरह आदत भी हो गई थी, लेकिन बहरहाल आदत सबकी ये ख़त्म हो गई, लेकिन काजी फ़ैसल साहब ने अपनी आदत बरकरार रखी हुई है। अगरचे उसके बाद इसका सलूशन निकल आए हैं, यानी कि अगर आप एक सैनिटाइज़र अच्छा इस्तेमाल कर लेते हैं या पॉकेट में रखते हैं और सैनिटाइज़र लगाया हुआ है तो फिर आप 15-20 मिनट या घंटा भी हाथ मिलाते भी रहें तो वो जर्म्स आप पर अटैक नहीं करते, इतनी देर में तकलीफ ख़त्म हो जाती है तो फिर आप जाके हाथ धो भी सकते हैं। लेकिन बहरहाल मैं उनके इस जेस्चर को क्रिटिसाइज़ नहीं करता, लेकिन बहुत सारे लोग आज चहमगोइयाँ कर रहे थे कि काजी फ़ैसल साहब ने हाथ क्यों नहीं मिलाया या क्यों दावतनामे पर लिख दिया कि उनके हाथ नहीं मिलाया जाएगा उनके साथ या कोई हाथ ना मिलाए, तो उसकी क्या वजह थी। तो ये मैंने इसलिए सोचा कि बहुत सारी इस पर डिस्कशन हो रही है तो मैं इस पर वजाहत कर दूं। आखिरी बात यह है कि शेख रशीद साहब जो हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में आ गई है। ऑब्वियसली वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा नहीं है। काजी फ़ैसल साहब का इतना जिक्र हो रहा है कि उनका नाम ही ज़ुबान पर चढ़ा हुआ है। शेख रशीद साहब जो हैं इनफैक्ट वो पीटीआई का हिस्सा नहीं है, और दूसरा ये है कि 9 मई के वाक़यात में वो शामिल भी नहीं थे, फिर भी उनकी गिरफ़्तारी हुई है। तो अब देखिए कि उनकी गिरफ़्तारी किस सिलसिले में की गई है। एक्चुअली तो हमें पता है क्यों की गई है, और एक ऐसा शख्स जो तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ अभी तक उसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना भी तो ज़ाहिर है उसका एक जुर्म है। ये जुर्म तो है, लेकिन चूँकि ये कानूनन जुर्म नहीं है तो इसलिए कोई ना कोई कानून का सहारा तो लेना पड़ता है किसी शख्स को गिरफ़्तार करने के लिए। अब जब उनको अदालत में प्रेजेंट किया जाएगा तो पता चलेगा कि उनकी गिरफ़्तारी किस जुर्म में हुई है और उनके ऊपर कौन कौन से एलिगेशंस लगाए गए हैं। और अगर उनको ज़मानत दी जाती है तो फिर दूसरा जुर्म, और अगर दूसरे केस में ज़मानत मिल जाती है तो फिर उनका तीसरा जुर्म, और अगर तमाम केसेस में उनको ज़मानत मिल जाएगी तो फिर नक्स अमन के ख़तरे के पेश नज़र भी उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो शेख रशीद साहब का भी सफ़र यहाँ से शुरू हो गया। देखिए वो कितनी इस्तकामत के हामिल होते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।